अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट, काफ़ी सोल्यूशंस अपलोड कर दिए हुए हैं। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का भी मेरा लिंक मिल जाएगा। आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। मैंने इसकी स्टेटमेंट नीचे नोट डाउन कर ली है, वहीं से इसको रीड करते हैं, समझते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। मैं इसको रीड करने लगा हूं। यहां पे लिखा हुआ है इफ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो हमसे कहा जा रहा है कि एक वेरिएबल x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी वेरिएबल y के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से रिलेटेड हम प्रीवियस बुक्स के अंदर लाइक D2 के अंदर, D1 के अंदर भी पढ़ चुके हैं। तो ये वहां पे भी कंसेप्ट मौजूद था, यहां पर भी ये इसी तरीके से आ रहा है। तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है और जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इसको मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि जब भी आपके पास लिखा आएगा कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपने हमेशा उसको इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आपने इस पहले वेरिएबल को लिखना है जिसके बारे में जिक्र आया स्टार्ट में, यानी x। क्योंकि ये x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, तो प्रोपोर्शनल के लिए आपने ये वाला सिंबल यूज किया करना है, इसको हम बोला करेंगे प्रोपोर्शनल सिंबल। और इसके आगे वो वेरिएबल लिखना है जिसके ये x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। x इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, तो इसको हम लिखेंगे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो इस चीज को मिलाकर हम पढ़ते हैं कि x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के। अब दूसरी बात ये पैदा होती है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि x तभी y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाएगा कि अगर x की क्वांटिटी में, x की वैल्यू में इंक्रीज आता है, x बढ़ता है, तो इसकी वजह से y की वैल्यू भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। और अगर x की वैल्यू डिक्रीज करती है यानी x की वैल्यू कम होती है, तो y की वैल्यू भी क्या हो जाए, कम हो जाए। इसी प्रोसेस को, इसी चीज को हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना, कि अगर कोई एक क्वांटिटी इंक्रीज करे उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज कर जाए, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज करे तो उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज कर जाए। इसी चीज को हम बोलते हैं कि ये दोनों चीजें आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है और ये दोनों वेरिएबल्स कहलाएंगे कि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस आएगा, इसमें जो मैंने जिक्र किया कि एक क्वांटिटी बढ़े तो दूसरी भी बढ़ जाए, एक क्वांटिटी कम हो तो दूसरी भी कम हो जाए, ये हमेशा प्रोपोर्शनली चेंज आता है। प्रोपोर्शनली चेंज का मतलब होता है कि x और y की जब आप रेशियो निकालेंगे ना, तो आपको हमेशा कांस्टेंट के इक्वल मिला करेगी। इसका मतलब है इन दोनों में जो चेंज है वो सेम है, वो एक तरह का प्रोपोर्शनल चेंज है, एक जैसा चेंज है। ठीक है, तो जब भी आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन आएगा, आपने हमेशा समझ लेना है कि जिन दो वेरिएबल्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जा रहा है उसका मतलब ये लिया जा रहा है कि एक तो उन दोनों क्वांटिटीज की अगर आप रेशियो निकालें वो कांस्टेंट आती है यानी उनमें प्रोपोर्शनल चेंज है। और दूसरी बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो इस वजह से है क्योंकि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज करती है तो उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज कर जाते हैं। इसी को कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना। तो यहां तक आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गई कि x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, और इसका मतलब क्या है और इसको लिखना कैसे है। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है एंड x इज 4.5 और x की वैल्यू कितनी है, 4.5 है। When y इज इक्वल टू 3, जब y की वैल्यू 3 है, यानी उन्होंने आपको x और y की वैल्यू बता दी है, और यही स्टार्ट वाली वैल्यूज आपको मदद करेंगी इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए, जिसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोला करेंगे। अभी ये क्वेश्चन में आगे आएगा भी। तो आपको x की वैल्यू 4.5 और y की वैल्यू 3 बता दी है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है पहले पार्ट में एन इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करके दिखानी है कनेक्टिंग x एंड y, जो x और y को कनेक्ट कर रही हो। कनेक्टिंग का मतलब होता है कि एक तरफ आपको इक्वेशन के x नजर आए, दूसरी तरफ इक्वेशन के y नजर आए। ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे कि ये x और y को कनेक्ट कर रही है। दूसरे पार्ट में आपने फाइंड करके दिखानी है x की वैल्यू, लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है व्हेन, जब y की वैल्यू 6 है, यानी जब y की वैल्यू आप 6 रखेंगे इक्वेशन में, जो आपने पहले पार्ट में फाइंड की होगी, अभी आपको आगे पता चलेगा। तो आपने बताना है कि अगर y की वैल्यू 6 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी, ये दूसरे पार्ट में फाइंड आउट करना है। तीसरे पार्ट में आपने वैल्यू ऑफ y फाइंड करनी है जब आप x की वैल्यू 12 रखेंगे, यानी जब x की वैल्यू 12 ली जाएगी तो y की वैल्यू क्या होगी, ये आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो ये है हमारी स्टेटमेंट। आपको बताया गया है x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, आपको x और y की वैल्यूज भी बता दी गई हैं जिससे आपको कांस्टेंट की वैल्यू पता चला करेगी, और फिर ये 3 पार्ट्स आपने सॉल्व करके दिखाने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर 1 से।
तो देखिए अब हम पार्ट नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमने एक इक्वेशन निकाल कर दिखानी है जो x और y को कनेक्ट कर रही हो। तो इस इक्वेशन निकालने के लिए आपको जो स्टेटमेंट ऊपर क्वेश्चन में दी गई थी उस स्टेटमेंट को आपने पहले एक मैथमेटिकल इक्वेशन में बदलना है। कैसे बदलेंगे वो मैं आपको अभी समझाता हूं। तो लिखा हुआ है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। आपने इसी की मैथमेटिकल इक्वेशन बना लेनी है इसी स्टेटमेंट की मदद से। तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर y के है, इसको हम लिखा किस तरह करेंगे, स्टार्ट करेंगे उस वेरिएबल से जिसका स्टार्ट में जिक्र आया यानी x है, तो हम लिखेंगे x। प्रोपोर्शनल के लिए मैं आपको सिंबल बता चुका हूं, ये वाला सिंबल हम यूज किया करेंगे प्रोपोर्शनल के लिए। इसको पढ़ा करेंगे कि कोई भी दो वेरिएबल के दरमियान अगर ये साइन आ रहा होगा तो हम कहेंगे कि ये दोनों वेरिएबल्स या वो दोनों चीजें आपस में प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए भी यही साइन यूज होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए भी यही साइन यूज होता है। तो क्योंकि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए मैंने x के आगे ये वाला सिंबल यूज कर लिया। x किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y के, तो इसके आगे आपने हमेशा क्या लिख देना, y। ये आपकी हुआ करेगी इसकी पहली एक तरह की आप कह लें एक्सप्रेशन। जब आप ये एक्सप्रेशन लिख लेंगे स्टेटमेंट की मदद से, अब आपका अगला काम हुआ करेगा कि आपने इस सिंबल को रिमूव करना है और इसकी जगह पे दो चीजें लेके आनी है, एक इक्वालिटी का साइन और एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसको के भी बोलते हैं। तो आप अगला स्टेप ये क्या करेंगे, x को वैसे ही उतारेंगे, इस सिंबल को रिमूव करके इसकी जगह पे इक्वल टू का साइन, यहाँ पे एक आया करेगा एक्स्ट्रा k जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और जो साथ वेरिएबल लिखा हुआ था ऊपर वो वैसे का वैसे इसके आगे उतार लेना है हमेशा इसी तरीके से। तो ये जो आपके पास इक्वेशन आया करेगी इसका नाम आपने रख देना इक्वेशन नंबर 1, और ये जो k है इसको हम बोला करेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और ये एक ऐसा कांस्टेंट होता है जो इन दोनों वेरिएबल्स को जो यहाँ पे मौजूद है यानी x और y इनको रिलेट भी कर रहा होता है और एक तरह का इस इक्वेशन को बैलेंस भी कर रहा होता है। तो याद रखिएगा जब भी आप इस सिंबल हटाएंगे इसकी जगह पे इक्वल टू का साइन और k लिखा करेंगे। अब जब आप ये इक्वेशन बना लेंगे बाकी काम आसान है। याद रखिएगा तमाम इस तरह के क्वेश्चन जिसमें इस तरह की चीजें लिखी हुई आएंगी, कोई दो वेरिएबल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, आपने पहले चीजों को इसी तरीके से स्टार्ट करना है जिस तरह यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया। अब आपने अगला काम क्या करना है, आपने इक्वेशन सेटअप कर ली, अब आपने k की वैल्यू निकालनी है। जब तक आप k की वैल्यू नहीं निकालेंगे आप पार्ट नंबर 1 में वो इक्वेशन नहीं बता सकते जो कि x और y को कनेक्ट कर रही होगी। आपको k की वैल्यू लाजमी चाहिए होगी। अब इस k की वैल्यू को किस तरह निकालना है, इस k की वैल्यू के लिए आपको x और y की वैल्यू चाहिए होगी और वो हमेशा आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में बताई गई होंगी, जिस तरह हमें बताई गई है कि x की वैल्यू कितनी है 4.5 और y की वैल्यू कितनी है 3। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि x की वैल्यू कितनी है 4.5 और y की वैल्यू कितनी है 3। आपने ये दोनों वैल्यूज हमेशा जो स्टार्ट में आपको दोनों वेरिएबल्स की बताई होंगी इस पहली इक्वेशन में पुट कर देनी है ताकि आपको k की वैल्यू मिल जाए। तो आइए पुट कर देते हैं। तो x की जगह पे रख देते हैं 4.5 इक्वल टू का साइन, k तो फाइंड आउट करना है यानी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, y की जगह पे रख देंगे उसकी वैल्यू यानी 3। ये मैंने रख दिया। अब आपने क्या करना है, k की वैल्यू निकालना है। तो देखिए 3 यहाँ पे k से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 4.5 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे जस्ट बच जाएगा k जिसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब आप ये सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर अलाउ है तो फिर तो बहुत जल्दी हो जाएगा, अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आप मैनुअल कैलकुलेशन इस तरीके से कर सकते हैं। 4.5 को साइन के अंदर लिखें, 3 को बाहर और अब जस्ट कॉमन डिवीजन करें। तो 4 लिखा हुआ है तो 3 1 टाइम्स 3 करना पड़ेगा ताकि 4 - 3 कितना आ जाए 1 क्योंकि 3 से छोटा है आपको डेसिमल के बाद वाला डिजिट नीचे उतारना पड़ेगा। तो डेसिमल के बाद 5 है तो ये आ जाएगा नीचे 5 और ये बन जाएगा 15। क्योंकि डेसिमल के बाद वाला डिजिट उतारा है तो ऊपर भी एक डेसिमल लगा दें। अब 3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए या 15 के पास तो 15 हमें मिल सकता है 3 5 टाइम्स, तो नीचे आ जाएगा 15 और 15 - 15 कितना होता है 0, यानी क्या आंसर आ गया 1.5। इससे ये पता चलता है कि जब आप 4.5 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपको k की वैल्यू कितनी मिलेगी 1.5। तो मैंने लिख दिया k इज इक्वल टू 1.5। इस 1.5 को लेफ्ट साइड पे लिख दें, k को राइट साइड पे लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों साइड्स पे इक्वेशन को इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो k की वैल्यू 1.5 आ गई। जब आपको कांस्टेंट की वैल्यू पता चल जाएगी अब आपने अगला काम करना है हमेशा कि आपने उसको जो ऊपर इक्वेशन नंबर 1 जिसको कहा होगा उसमें आपने इस k की वैल्यू पुट करवा देनी है। तो आप लिखेंगे पुट k इज इक्वल टू 1.5 इन इक्वेशन नंबर 1। आप जैसे ये वैल्यू पुट करेंगे आपको पार्ट नंबर 1 का आंसर मिल जाएगा। अब मैं इक्वेशन लिखता हूँ, इक्वेशन है x इज इक्वल टू ky जो ऊपर लिखी हुई थी इक्वेशन नंबर 1 आपको भी नजर आ रही है, इसमें जस्ट k की वैल्यू पुट करवा दें तो हो जाएगा x इज इक्वल टू k की वैल्यू है 1.5 और साथ y को वैसे उतार लें। तो ये वो इक्वेशन आई है जिसके बारे में वो कह रहे थे कि ऐसी इक्वेशन निकालें जो x और y को कनेक्ट कर रही हो। आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में एक तरफ x लिखा हुआ है एक तरफ y लिखा हुआ है, इसका मतलब है x और y आपस में रिलेट हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं इस कांस्टेंट के जरिए जिसकी वैल्यू है 1.5, या यूं भी कह सकते हैं x की वैल्यू 1.5 टाइम्स है y के। यही वो इक्वेशन है जो हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो इस तरीके से जब आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा कि इक्वेशन निकालें कनेक्टिंग x एंड y, आपने पहले इस तरह की
इक्वेशन स्टैब्लिश करनी है, उसमें से कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है और उस कांस्टेंट की वैल्यू को पुट कर देना है, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो हमेशा कनेक्टिंग एक्स एंड वाई ही वाली होगी। तो ये हो गया इसका पहला पार्ट। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं यहां पे लिख देता हूं, आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल देता हूं, और y की वैल्यू आपको दे दी है, यानी y की वैल्यू आपने यूज करनी है 6 जो उन्होंने दी हुई है। तो जो न्यू वैल्यूज होंगी, फ्रेश वैल्यूज होंगी, वही आपने यूज करनी है, उसी की मदद से आपके पार्ट सॉल्व हुआ करेंगे। अब एक चीज आपने ख्याल रखनी है कि जो इक्वेशन आपने स्टार्ट में बनाई थी वो आपने कहीं से भी रिमूव नहीं करनी, वो उसी तरह यूज होंगी हर पार्ट में। जिस तरह ये वाली इक्वेशन मैंने स्टार्ट में बनाई थी, देखिए अभी भी लिखी हुई है, k की वैल्यू भी फिक्स रहती है, इसलिए इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोल रहे होते हैं। आपने यही k की वैल्यू हर पार्ट के अंदर यूज करनी है, तो ये भी आपने साइड पे लिख लेनी है, मैंने यहां पर साइड पे लिख लिया। तो अब आपने करना क्या है, आपको x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू 6 गिवन है। आपने हमेशा जो इक्वेशन ऊपर बनाई हुई है जिसका नाम इक्वेशन नंबर 1 है, इसी को यूज करना है, इसी में वैल्यूज पुट करनी है। तो आइए पुट कर देते हैं। x की वैल्यू क्योंकि निकालनी है तो मैं x को तो वैसे ही लिखूंगा, इक्वल टू का साइन, k की वैल्यू पहले से गिवन है, वो कितनी है 1.5, तो यहां पे लिख दूंगा 1.5। आगे ब्रैकेट्स में y की वैल्यू, y कितनी है आपके पास, वैल्यू गिवन है 6। तो मैंने क्या किया, ये x की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी, वैसे ही लिख दिया, k की जगह पे k की वैल्यू पुट करवा दी और y की जगह पे y की वैल्यू पुट करवा दी। अब जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.5 जो है वो 6 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट्स का मतलब है 1.5 और 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 1.5 को अगर आप 6 टाइम्स कर दें तो क्या आंसर आ जाएगा 9। जस्ट 1.5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास x का आंसर क्या आ जाएगा 9। तो यही वैल्यू हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो बड़ी आसानी से पार्ट नंबर 2 में पता चल गया कि x की वैल्यू 9 होगी जब y की वैल्यू 6 होगी। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है, जबकि x की वैल्यू आपको दे दी गई है, वो कितनी है 12। तो इसी तरीके से करेंगे जिस तरह पिछला पार्ट किया था, क्योंकि y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल दें, और x की वैल्यू आपको बता दी है 12, वो यहाँ पे लिख दें, और k की वैल्यू आपको पहले से ही पता है, वो भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 1.5 ऊपर भी मेंशनड है। तो सेम इक्वेशन हमेशा यूज किया करेंगे जो स्टार्ट में बनाई होगी, और सेम k की वैल्यू। अब आपने दोबारा से सारी वैल्यूज इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 में लिखता हूँ x इज इक्वल टू ky, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ऊपर से लिखा है, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। x की जगह पे तो आ जाएगा 12, क्योंकि x की वैल्यू 12 है, इज इक्वल टू k की जगह पे कितना आ जाएगा 1.5, और आगे आपके पास देखें ये क्या लिखा हुआ है y, तो y को आप इसके साथ वैसे ही उतार लें क्योंकि y इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो यहां तक आपने कर लिया। अब जिस चीज की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसके साथ जो भी चीज आ रही होती है उसको आप आइसोलेट करते हैं, यानी उस चीज को वहां से रिमूव करते हैं। तो अगर आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसके साथ जो 1.5 लिखा हुआ है इसको आपने यहां से हटाना है और दूसरी साइड पे मूव कर लेना है। 1.5 y से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा किसके साथ, 12 के साथ डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे जस्ट क्या बच जाएगा y। आप यूं भी कह सकते थे कि दोनों साइड पे 1.5 से डिवाइड कर दें, तब भी मीनिंग सेम ही होते। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो जो चीज होगी सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगी जो वैल्यू, वो हमारे पास कहलाएगी y की वैल्यू। अब अगर आपके पास कैलकुलेटर अलाउ है तो आप कैलकुलेटर से बड़ा इजीली कर सकते हैं, अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो मैं आपको इसका प्रोसेस यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। आपने किस तरह करना है, आप इसको इस तरह लिख लेंगे, आप लिख लें 12 डिवाइडेड बाय 1.5, इस तरह की फॉर्म में आप लिख लेंगे तो चीज़ें सॉल्व करना समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप 12 और उसके नीचे लाइन डाल के 1.5 भी लिख सकते हैं, तब भी बात ट्रू है। तो मैं आपको समझाने के लिए इस चीज़ को कह रहा हूँ कि पहले आप इसको इस तरह लिख लें ताकि आपके लिए इसकी सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए। अब आप सबसे पहले ना इसमें से डेसिमल रिमूव करें, तो ये 1.5 है, अगर आप इसका डेसिमल रिमूव करेंगे 15 बन जाएगा, और आप लोग जानते हैं डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट हो तो डेसिमल को रिमूव कराने के बाद नीचे 10 लिखते हैं, अगर 2 हो तो 100 लिखते हैं, 3 हो तो 1000 लिखते हैं। तो एक था तो नीचे 10 लिख दिया। अब आप इस डिवाइड को बना दें मल्टीप्लाई, जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया करेंगे आगे जो फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 10 ऊपर आ जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा इस तरीके से। अब आप इनमें देखें कोई कैंसिलेशन होती है या नहीं होती, तो होती है। ये 10 और 15 भी कटते हैं, 5 2 टाइम्स 10 होता है और 5 3 टाइम्स 15 होता है। सेम नंबर पे कटने चाहिए, तो देखिए सेम नंबर पे कट रहे हैं। तो ऊपर 12 बच गया, मल्टीप्लाई का साइन, इधर 2 बच गया और इधर 3 बच गया। 3 और 12 भी कैंसिल होते हैं, 3 1 टाइम्स, 3 4 टाइम्स, तो ऊपर क्या बचा 4, मल्टीप्लाई का साइन, और इधर ऊपर क्या बचा 2। तो 4 2 टाइम्स कितना होता है, 4 2 टाइम्स होता है 8। इसका मतलब इस सारी चीज को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 8। तो आप लिख सकते हैं इसकी जगह पे 8 इक्वल टू वाई, और इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 8, दोनों के मीनिंग सेम ही है। तो इससे पता चला कि अगर x की वैल्यू 12 रखी जाए और k 1.5 हो तो y की वैल्यू कितनी बनती है 8। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। मैंने इसकी तमाम वर्किंग आपको राइट साइड पे करके दिखा दी है ताकि आप लोगों के लिए कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर हमारा फिनिश हुआ थर्ड पार्ट। तो उम्मीद है आपको ये सारे पार्ट समझ आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।